जय हिंद साथियों, लीगल मैजिस्ट्रेट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध के चरण है, अपराध की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में। क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी अपराध कारित होते हैं तो इन्हीं के सहारे हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो अपराध कारित हुए हैं क्या वो पनिशेबल हैं, क्या वो पनिशेबल नहीं है। तो आइए जानिए अपराध के जो चरण है। तो ये 4 प्रकार के चरण है। पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा कमीशन ऑफ क्राइम। तो सामान्यतः तो क्या है कि जो पहला और दूसरा है तो ये पनिशेबल नहीं है, इनमें दंड दंड के प्रावधान नहीं होते। लेकिन जो तीसरा और जो चौथा है ये हमेशा पनिशेबल है, इसमें हमेशा दंडनीय माने जाएंगे। अब बात करते हैं इसका जो पहला जो अवस्था है इंटेंशन के बारे में। तो इंटेंशन क्या है? एक मेंटल स्टेज है जिसे हम सामान्यतः दंडनीय नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की जो मन की जो स्थिति है उसके बारे में ये बताता है कि वो क्या इंटेंशन रखता है, क्या नॉलेज रखता है। हो सके वो गुड फेथ में किसी कार्य करने के नॉलेज रखता हो और गुड फेथ में उसकी इंटेंशन हो, तो इस आधार पे भी उसे दंडनीय नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो इंटेंशन जो रखता है वह स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब तक दूसरे व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं लगता कि वो क्या इंटेंशन रखता है तो इसे दंडनीय नहीं किया जा सकता। तीसरा यह है कि पनिशमेंट के लिए हमेशा एक क्राइम का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्राइम के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य का होना बहुत ज़रूरी है। मेंस रिया मतलब दुराश्य, एक्टस रिया मतलब दूषित कार्य, और इंजरीज। तो ऐसे इंजरी मतलब क्षति का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, इंटेंशन के अंदर ना तो किसी को इंजरी होती है ना ही एक्टस रिया का पार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। तो ह्यूमन बीइंग में मैंने बताया कि खुद स्वयं के अलावा वो किसी दूसरे को इस बारे में पता नहीं होता क्या इंटेंशन रखता है। और मेंस्रिया कुल लेते हैं तो मेंस्रिया में क्या है, दुराश्य का जो आसर जो रखता है वो है। तो इसमें क्या है कि इंटेंशन हो सके कि वो गुड फेथ में भी रखता हो, जरूरी नहीं वो दुराश्य का इंटेंशन रखता हो। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इंटेंशन को सामान्यतः दंडनीय नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवादों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इंटेंशन को भी पनिशमेंट किया जा सकता है, पनिशेबल संहिता में बनाया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र की जो संबंधित एक धारा है आईपीसी में 120A, तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है कि एक दूसरे की जो इंटेंशन है किसी कार्य करने के बारे में, वो क्या इंटेंशन रखते हैं और क्या इंटेंशन से वो कार्य करने जा रहे हैं। तो इसी के आधार पर इन अपवादों में हमने आईपीसी का जो सेक्शन 120A है इसको दंडनीय माना गया है। अब देखते हैं इसका जो दूसरी अवस्था है प्रिपरेशन के बारे में। जैसे हमने इंटेंशन में बताया कि सामान्यतः हम इसे दंडनीय नहीं मानते, वैसे ही प्रिपरेशन को भी सामान्यतः दंडनीय नहीं मानते। क्यों दंडनीय नहीं मानते इसे? क्योंकि जब किसी व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है और उसके लिए कोई तैयारी की जाती है तो उस तैयारी के बाद उनके अंदर उस अपराध को लेकर बदलाव आ जाए, उनकी इच्छाएं बदल जाएं, उस अपराध को कारित नहीं करने के बारे में उन्हें लगता है कि ऐसा अपराध करेंगे तो इसके लिए हमें पनिशमेंट किया जा सकता है। तो उस आधार पे भी वो अपने आप को अपराध कारित करने से रोक लें। तो इस आधार पे भी इसे सामान्यतः दंडनीय नहीं माना जाता। लेकिन अपवादों के अंतर्गत ये बताया गया कि जब तक इसे सामान्यतः दंडनीय नहीं किया जाएगा, जब तक वो विधि द्वारा इसे दंडनीय नहीं किया जाता। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जिनमें एक तैयारी को भी दंडनीय माना गया है, पनिशेबल माना गया है। तो इनमें कुछ धाराएं हैं आपके सामने। तो इनमें से बात कर लेता हूँ 122 के बारे में। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई तैयारी करता है, 126 में के राज्यों के संदर्भ में कोई मैत्रीपूर्ण या शांतिपूर्ण कोई संबंध बना था दूसरा राज्य, और उस दूसरे राज्य क्षेत्र में जाके कोई ऐसी लूटपाट करता है। तीसरा जैसे 399 हो गया, डकैती के लिए तैयारी, डकैती के लिए प्रिपरेशन करना। तो ये सभी धाराएं तैयारी के संदर्भ में है। जहाँ पे भी कोई इन धाराओं के अंदर कोई तैयारी करेगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिशेबल किया जाएगा। 399 को उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे ABCDE, ये जैसे 5 लोग हो गए। तो 5 लोग क्या करते हैं, मिलके एक गिरोह बनाते हैं, एकजुट एकत्रित होते हैं, गिरोह बनाते हैं। और गिरोह किस चीज़ को होता है कि ये पांचों मिलके क्या करते हैं, किस लिए तैयारी करते हैं कि एक घर है तो घर में जाके वो क्या करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं। तो डकैती के उद्देश्य से
क्योंकि हमें ये जो गिरोह है तो इसमें उद्देश्य होना चाहिए किसका, डकैती करने का। जैसे इनके अंदर ऐसा उद्देश्य हो गया और इन्होंने गिरोह बनाया तो ये क्या आ गया, डकैती करने की तैयारी के अंतर्गत आ गया, जो संहिता के अंतर्गत पनिशेबल है। और भी बहुत सारी धाराएं तैयारी के संबंध। अब बात करते हैं अपराध का जो तीसरा चरण है, अटेम्प्ट के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रयास और प्रयत्न भी बोलते हैं। और हमने अब बताया कि आपको ये हमेशा दंडनीय होता है। और ये क्या होता है कि दो प्रकार का होता है, एक संभव प्रयत्न और एक असंभव प्रयत्न। संभव प्रयत्न एक ऐसा प्रयत्न जो सफल हो जाए, ऐसा प्रयत्न जो सफल हो जाए और अपराध को गठित करता है। असंभव प्रयत्न ऐसा प्रयत्न जो संभव तो हो जाए लेकिन कोई सी अपराध को गठित नहीं करता। उदाहरण के लिए संभव प्रयत्न के अंतर्गत देख ले, जैसे ए है तो ए क्या बी को गोली चलाता है। तो जैसे ही ए ने बी को गोली चलाई लेकिन वो बी के पास होकर वो गोली निकल गई, तो इसमें क्या है, उसने जो प्रयत्न किया वो संभव प्रयत्न है और जो एक अपराध को गठित करता है। दूसरे असंभव में क्या होता है कि ए क्या करता है, बी को एक व्यक्ति समझ के गोली चलाता है और गोली बी को लग भी जाती है, लेकिन बी जो है उस लोकेशन पे कोई व्यक्ति नहीं है, एक मूर्ति है। तो इसमें क्या है, असंभव प्रयत्न के आधार पर इसे दंडनीय नहीं माना जाएगा, और लेकिन इस संभव प्रयत्न में इसे दंडनीय किया जाएगा। अब बात करते हैं हम संभव प्रयत्न है, तो इसको भी हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला यह है कि इसमें क्या होता है, प्रयत्न और अपराध दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जैसे ही उसने किसी चीज़ को अटेम्प्ट किया तो ये उसने साथ में ही ऑफेंस को भी कायद किया। इसके संबंधी कुछ धाराएं 124 से 153 121। अब दूसरा यह है कि प्रयत्न और अपराध दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे प्रयत्न होता है तो इसके साथ के साथ अपराध कारित नहीं होता, लेकिन ये पास के पास होते हैं। तो संहिता में कुछ धाराएं बता रखी मैंने 302 से 307 तक। तीसरा यह है कि प्रयत्न ही दंडनीय है, अपराध यहाँ पर दंडनीय नहीं है। तो इसमें 309 जो धारा है तो ये आत्महत्या के प्रयत्न के संदर्भ में है। अब इसमें एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे फीमेल है तो एक फीमेल क्या करती है, ये कुआं बना हुआ है तो कुएं में आत्महत्या करने के लिए दौड़ती है। जैसे वो महिला दौड़ती है और कुएं के पास आकर रुक जाती है, तो यहाँ पे इसे प्रयत्न के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, आत्महत्या के प्रयत्न के अंदर नहीं लिया जाएगा, जब तक कि उस महिला द्वारा इस कुएं के अंदर कूदा नहीं जाता, छलांग नहीं लगाई जाती। जैसे वो महिला इसके अंदर छलांग लगा लेती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया है। और जैसे वो महिला इसके अंदर छलांग लगाने के बाद में उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, वो मर जाती है, तो इसमें उसने जो अपराध किया तो ये अपराध उसके लिए दंडनीय नहीं है, क्योंकि अपराध उसी को, सज़ा उसी को सुनाई जाती है जिसने अपराध कारित किया है। तो मृत्यु होने के बाद में सज़ा सुनाने के लिए कोई व्यक्ति होता नहीं है, और अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी मृत्यु हो गई है। चौथा इसके अंदर कहता है प्रयत्न की कोई वजह नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि प्रयत्न की जहाँ पे वजह नहीं होती, तो आईपीसी का जो सेक्शन 511 था इसमें बताया कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जब भी कोई अटेम्प्ट के संदर्भ में कोई दंड का प्रावधान नहीं है तो 511 लागू कर दी जाएगी। 511 के जो प्रावधान है उन्हीं के आधार पर उसे पनिशमेंट किया जाएगा। तो 511 है तो ये हमेशा मृत्युदंड और जुर्माना उस पर लागू नहीं होगी, ये सिर्फ आजीवन कारावास और कारावास पर लागू होती है। तो इसके जो दृष्टांत के आधार पर एक मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे प्रयत्न की वजह कैसे नहीं होती है। एक उदाहरण है, जैसे ए व्यक्ति है तो ए व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति के घर में जाके उसके पास कोई ऐसा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें उसे लगता है कोई सामान है, लेकिन जैसे वो बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर प्रयत्न की उसे कोई वजह नहीं मिली, लेकिन उसने जो काम किया तो ये 511 के अंदर प्रयत्न मान के संपत्ति संबंधी अपराधों के अंतर्गत लेके उसे दंडनीय माना जाएगा। अब बात करते हैं असंभव प्रयत्नों के बारे में। तो असंभव जो प्रयत्न है तो इसको भी हम 2 प्रकारों से देखते हैं। यह असंभव जो प्रयत्न है इसको हम 2 प्रकार से देखेंगे। पहला तो संपत्ति संबंधी और दूसरा शरीर संबंधी। तो असंभव प्रयत्न में संपत्ति संबंधी कोई भी अपराध कारित किया जा रहा है तो हमेशा दंडनीय होगा। यहाँ क्या है कि दंडनीय माना जाएगा और यहाँ पे दंडनीय नहीं माना जाएगा। अब इसका उदाहरण जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे संपत्ति संबंधी, अभी मैंने बताया आईपीसी का जो सेक्शन 511 था इसके 2 दृष्टांत हैं, तो इसके लिए बेस्ट है। पहला तो इसमें ये किसी दूसरे व्यक्ति के
जो जेब है तो उसमें हाथ डालता है और वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, तो उसके अंतर्गत ये माना जाएगा कि उसने चोरी की है। चाहे इसमें यह भी है कि संपत्ति संबंधी कोई अपराध होते हैं तो वहाँ संपत्ति की वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जेब में हाथ डाला और वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, तो संपत्ति की वैल्यू वहाँ पर शून्य थी। फिर भी उसने संपत्ति की चोरी के संदर्भ में उसने अपराधों के अंतर्गत लिया गया और आईपीसी का जो सेक्शन 311 है उसके दृष्टांत के अंदर उसे दंडनीय माना जाएगा। और शरीर संपत्ति देखते तो शरीर संपत्ति मैंने एक उदाहरण बताया था कि असंभव जो प्रयत्न है इसमें शरीर के संदर्भ में कोई ऑफेंस होना जरूरी है। तो यहाँ क्या करता है, पहले तो वो मूर्ति पे गोली चलाता है व्यक्ति समझ के, लेकिन मूर्ति होती है तो यहाँ पे असंभव प्रयत्न के अंतर्गत तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। दूसरा उदाहरण ये ले लेते, जैसे एक व्यक्ति समझकर गोली चलाता है लेकिन वो किसी जानवर को लग जाती है, तो यहाँ पे भी क्या है कि वो जिसको गोली चलाई वो व्यक्ति नहीं था, एक जानवर था। चाहे वो एनिमल के संदर्भ में कोई अधिनियम बनाओ वहाँ उसे दंडनीय किया जा सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे पनिशेबल नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका जो चौथी अवस्था है उस चौथी अवस्था के बारे में। चौथी जो अवस्था है उसका नाम है कमीशन ऑफ क्राइम। इसे हम क्रिमिनल एक्ट भी बोल सकते हैं। कमीशन ऑफ क्राइम तो ये हमेशा पनिशमेंट होता है, क्योंकि जब भी संहिता के अंतर्गत कोई अपराध ही कारित हो गया, जब उसने कोई ऐसा क्राइम ही कर दिया तो वह क्राइम संहिता में ऑफेंसों के अंतर्गत आ रहा है, तो उसके लिए हमेशा पनिशमेंट होगा। तो अब ये कमीशन ऑफ क्राइम जो चौथा स्टेप था तो ये भी दंडनीय है। इसी के साथ में आप बने रहिए लीगल मजिस्ट्रेट में। जय हिंद।